तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने भारत की राज्य व्यवस्था। तो इसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यू पे हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू तो पहले आप ऐसा करिए कि जो आपका आप 1 मिनट ये ना, और आप ऐसे कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। और आप यहाँ से याद है तो निम्नलिखित में किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 में, 1813 में शिक्षा का अधिकार, 1833 में भारत सरकार अधिनियम 1833। तो आप यहाँ देखिए 1833 में इसकी परिभाषा भी दे दी। 1874 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अब हमारा दूसरा आता है तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सही है आपका। और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो आपका सिर्फ एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये सूची देखिए, कोड दिया हुआ है तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर लिया और आप देखिए तो सूची आप देखिए आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। नियंत्रण परिषद क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1773। ये तो हमें पता चल गया था। बी का एक ये वाला है, ये वाला। तो हम देख लेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सर्वोच्च इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में मिल गई थी, यानी कि सी का 3। तो सी का 3 भी मिल गया हमें। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी आपकी भाई साहब? कब हुई थी? 1784 में तो नहीं हुई थी, 1833 में हो गई थी। तो डी, यानी डी का 4 भी मिल गया। तो स्वाभाविक है कि ए का 2 ही होगा। ए का यह जो नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी। तो आपका आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों, बी ही सही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ आते हैं। आप यहाँ देखते हैं तो आईएएस का क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी कब पड़ी? 1813 में। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट की 1813 का चार्टर एक्ट। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और यह प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यानी तीनों की उसमें बड़ी अंग्रेजी शिक्षा की नीति तीनों की वजह से पड़ी। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1823 आया था, और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद आया था उसकी वजह से। ठीक है, ये सब दे दिया है। तो आप देखिए इसमें देखिए ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली, प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया गया ओरिएंटल ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया उन्होंने। 1813 में क्या किया? भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च प्रावधान कर दिए गया। 1823 में क्या किया गया? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है, और इसमें मैकाले भी थे, 10 यूरोपीय सदस्य थे जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। बाकी ठीक है, अब आगे बढ़ते नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1833 में है कि 1813 में? मुझे तो लगता है 1813 में। तो देखते हैं दोस्तों, 1813 ही सही है। चलिए 1813 में जैसे 1813 में क्या हुआ था? देखिए चाय और चीन के साथ, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करेंगे, बाकी जितना भी व्यापारिक कार्य था कंपनी का बंद कर दिया गया। अब देखते हैं आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही।
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। क्या है आपका, ये भी सही है 1813 में, ठीक है। और आपका ये दोनों तो सही है, जैसे ए ऑप्शन दे रहा है। और भारतीय राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये नहीं सही। लेकिन एक बार परिभाषा देख लेते हैं, चलिए। तो इसमें 1813 चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर बना रहा, ठीक है। बना रहा, बाकी जो एकाधिकार था समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, जो ये अधिकृत कंपनी का जितने भी उन्होंने राज्य क्षेत्र कब्जा किया था ना, ये हमारा प्यारा भारत, तो अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया, संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया, ठीक है। संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। जितने क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया था उतने क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया, ठीक है। और सुदृढ़ भी किया गया इस एक्ट से। हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। देखो, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी को अगले 20 वर्ष यानी कि 1813 से 23 हो गया, फिर 1833 तक राजस्व इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया। तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। 1858 में दोस्तों, 1858 में, याद रखिएगा 1858 में, और उससे पहले नहीं लाया गया था, ठीक है। और यह पद 1 मिनट, अच्छा, तो चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है और हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था आरओ में, जैसे अभी आरओ का एग्जाम है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन की, ये तो देख ही लिया 1813 में, चाय और चीन को छोड़ के बाकी सब कैंसिल कर दिए थे। अब ये 19 में आया था, आईएएस में आया था, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो हमने देख लिया था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया था, सिवाय चाय का और चीन के साथ व्यापार, ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो ये भी सही है, यानी कि जितना भी क्षेत्र है ब्रिटिश ने कब्जाया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब क्राउन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और किस अधिनियम ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? उसका नाम था 1833, क्योंकि इसमें प्रावधान था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। यानी कि अगर कंपनी में भर्ती कराना है तो फिर भी अगर नहीं विश्वास हो रहा तो पढ़ लीजिए। 1833 के धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपका देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, तो उसमें आपका आंसर है 1892। इसमें भारतीय लोग थे जो ना भारतीय विधान परिषद के वो अगर बजट पास हुआ तो उसमें बहस कर सकते थे। फिर से पढ़ लें, 1892 के अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, मतदान नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। मतलब 6 दिन पहले हमें उनसे नोटिस लेना पड़ेगा, उनसे पहले पूछना पड़ेगा, परंतु पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, अधिकार नहीं था। अब यहाँ देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले
और मिंटो सुधार जो 1909 में आया था, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व जो है, मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम जनता ही चुनेगी, ऐसा इन्होंने कहा था भाई साहब ने। दो पुरुष थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1919 में ब्रिटिश में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। और निम्नलिखित से दूसरा प्रश्न कैसा हो सकता है, वही घुमा के पूछ लिया। भारत में संघीय न्यायालय की, लेकिन वो नहीं, दूसरा की स्थापना की गई। कब की गई? 1935 में की गई, 1935 में। बस 1700 आप 73 याद रखिए, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर एलिजाइन पे। लेकिन इसमें पूछा किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय एक संघ होगा, संघ। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। और इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, की गई थी। आपका परित में से कोई नहीं, लेकिन परिभाषा इन्होंने दे दी है, बहुत ही अच्छा करते हैं। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम। देखिए, पहली बात तो मैं भी विद्यार्थी हूँ आप ही की तरह, बस जो भी हो रहा है तो आप लोगों की मदद करने के लिए, अपनी मदद करने के लिए मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 1935 मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गुएयर थे। कौन थे? सर मैरिस गुएयर थे। ये सब आता नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ। और भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी बताया ना, 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर था, ठीक है, याद रखना। और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में जो द्वैध शासन है, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वैध शासन अधिनियम। देखो फिर से पढ़ लेते हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, पहले राज्यों में था 1919 में, देखो ये 1919 में वाला राज्यों में था। 1909 में पार्लियामेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो पहला ये आंसर 1935 में। तो एक मॉन्टेग्यू, हाँ ये भी देखना ऑप्शन में जो नहीं है वो क्यों नहीं है, ये ज़रूर देखना है। तो आप जैसे ये तो हमने बता ही दिया। तो आप 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1919 में जो स्टार्ट हुआ था अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित यानी कि रिजर्व और हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड 2 भागों में बांटा गया था। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 ये लगाइए। 1919 में राज्यों में, 1909 में पार्लियामेंट, 1892 में आपका जो आएगा देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? आप देखिए यहाँ पर प्रांतों, जो 1919 में भारत शासन अधिनियम में आया था, उसमें पूछा कौन कौन सी विशेषताएं हैं। 1 और 3 है, जैसे इसमें देख लिया हमने, लेकिन देखेंगे प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जो मैं पहले बताया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, आपका ये तो 1909 में हो गया था, 1909 में हो गया था पार्लियामेंटो, ठीक है। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का कहाँ गया? हस्तांतरण, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना तथा इस अधिनियम को भारत सचिव यानी एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में, राज्य है ये स्टेट है, उसके राज्य के प्रशासनिक जो विषय हैं उसके 2 श्रेणियों में बांट दिया गया, ठीक है, 2 श्रेणियों में बांट दिया गया।
बांटा गया, यानी कि पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित यानी कि आपके हस्तांतरित विषय थे ना, जो हस्तांतरित विषय कहाँ गया, हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। यानी पहला जो आरक्षित था ना रिजर्व, वो प्रांतीय जो गवर्नर है और उसकी परिषद द्वारा डिसाइड होंगे, लेकिन जो हस्तांतरित है वो मंत्रिपरिषद प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। ठीक है, जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक ये आपको बताया था 1909 में 1900 किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि क्या हुआ, बल्कि इसमें सिखों 1909 में जो मुस्लिम के लिए था, 1919 में यह व्यवस्था सिखों के लिए और यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसने अधिकार दे दिया था, 2 विषयों में बांटा था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को अधिकार दे दिया था। ठीक है, आप यहाँ देखिए जैसे प्रारंभिक शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, किसी प्रांतीय स्वायत्तता के द्वारा, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा, ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई द्विसदनीय, कब बनाई गई 1919 में। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई 1919 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। ऊपरी सदन राज्य परिषद तथा काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं अवधि बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 18, ये बहुत लेंदी हो गई है लेकिन हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएस मेंस में आया था। हम अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीसी में देखते हैं हम, ज़्यादा लंबा नहीं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था आपका 1919। चलिए ऑप्शन बढ़िया आगे आपका निम्नलिखित विचार कीजिए। क्या करना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसमें से कौन सा सही है भैया, सिर्फ 2, क्योंकि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। किसमें 1919 में। ठीक है, 1919 में, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, सभी महिलाओं के लिए नहीं था। महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, जो इसमें कह रहा हूँ 1919 के मॉन्टेग्यू सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक है, और कथन 1 तो गलत ही हो जाता है। 1935 में क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित कर दिया था। यानी दलितों का, महिलाओं का और श्रमिक वर्गों को आरक्षण दे दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूपी आरओ कम ना समझिएगा, और ए आरओ में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, और भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इसमें देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। कैसे सही हैं फिर से समझ लेते, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। देखो ICS जो मतलब इंडियन सिविल सर्विस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1855 से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। ठीक है, मांग बढ़ने लगी तो अंततः यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा जो है भारत में भी होने लगी। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में हुई थी। 1930
दशक के अंत में यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। ठीक है, 1941 में स्पष्टतः यूरोप वासियों की संख्या कम हो गई थी और भारत की बढ़ गई थी, भारतीयों की। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? आपका केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के विधानसभा को पूछा है? तो 1926, 1937, 1945 और कौन सा है? और 1945। ठीक है, तो और ए और सी मान रहा है, ए और सी कैसे? तो ये कह रहा है केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं? तो 1945। ठीक है, 1945 यानी प्रश्न का वर्ष में 1926 से 1945 तक केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। जो 1926 से 1935 के बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं, जो एक्ट था 1919 के तहत हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आप यहाँ देखिए 1945 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 दो बार क्वेश्चन आया, MPPCS 2020 में आया और भाई साहब इम्पॉर्टेंट है तभी तो RAS यानी कि राजस्थान में भी आया। 2018 में MPPCS MP ने रख लिया, 2020 में वही सवाल। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आप यहाँ देखिए 1945 में। आपने RS का किया हो तो MPPCS का आ जाता, इसलिए सभी क्वेश्चन पढ़ना है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किसे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो एक्ट है उसके द्वारा। गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में है, अनुच्छेद 123 1 2 3 पूछ लेता भाई साहब किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 लगा के आना सही हो जाएगा। 1-2 आपका 1.33 नंबर मिल जाएगा। चलिए, और विधान परिषद की अनुमति आपका यहाँ तो हो ही गया था। और 1935 की धारा 42 और 43 पूछता नहीं है बस, चल ठीक है। और निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध हुआ था? आपका 1935 जो है ना, MPPCS 2017 में। फिर आगे 1935 से लेकर 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम। ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम ने भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि देखो पहली बात तो समझ लो, भारत संघ की स्थापना 1935 ने किया। दूसरा, संघीय न्यायालय की न्यायपालिका की यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक पूरे भारत का एक ही न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों यानी आर्टिकल अनुसूची 7 विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आप देख लीजिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि IAS प्री 2012 में आया था। देखिए, और भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? आप यहाँ पहला कर लेंगे तो ये वाला तो कर ही लेंगे। ये किस में आया था? 17 में आया था, क्योंकि IAS 2012 में आया था। तो आप 1935 सीधा लगा के ये हमने परिभाषा पढ़ ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। RAS 2016 में आया था, क्या आया था? निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी। नहीं पे विशेष जोड़ कर दे रहा है। तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय जो है ना, वो प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, गलत है। अब पहले देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अखिल भारतीय महासंघ, और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ठीक है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया 1935 में। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ना है तो देख ही लेते हैं। चलो यार, ठीक है, देखो इसमें क्या किया, राज्यों के बीच विभाजन 1935 में हो गया था। अनुसूची जो 7वीं है, राज्य संघ और राज्य और समवर्ती सूची में विभाजन किया गया था। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, जो 1919 में मिला था प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों चीफ कमिश्नर एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था नहीं लागू की जा सकी। 1935 के भारत सरकार
सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट। चलिए आपको बोर होने लगेगा, इससे आगे नहीं पढ़ रहे। अब यूपीपीसीएस मेंस 2013 में आया था भाई साहब। 2024 की अगर तैयारी करना है तो MCQ डेली लगाइए, डेली गांठ बांध लीजिए भाई साहब, भाइयों बहनों गांठ बांध लो आप लोग की कसम खा लो। इस बार 2024 का पेपर निकालना है, एकदम झंडे गाड़ देना है, तो MCQ डेली लगाना है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। देखो, एक संघीय व्यवस्था पहली तो, और केंद्र में द्वैध शासन, बस मिल गया। कीवर्ड छाटिए तो 1935 संघीय व्यवस्था भी थी और केंद्र में द्वैध शासन, क्योंकि प्रांतों में 1919 में था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था 1900। अभी पहले पढ़ा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित, अखिल भारतीय यानी पूरा भारत में महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था 1935 में। टिक लगा के आइए, बोले जय माता दी। चलिए, और मेंस में 2012 में आ गया था, और यहाँ पर देखिए 2016 में RAS में आया था। मतलब इंटरलिंक है सभी क्वेश्चन, सभी स्टेट PCS वही पूछता है जो दूसरे PCS में आ चुका होता है। और निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम ने? 1935, बस लगा के आइए, बोलो जय माता दी। आप देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी भाई साहब? गवर्नर जनरल को दी गई थी, अभी पढ़ा ना। अवशेष जो शक्तियाँ थी, 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो अवशेष सूचियाँ थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, जो उस समय थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? कौन नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। इसमें नहीं लिखा गया था विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये हैं। एक संघ की योजना, ये भी है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किए जाएंगे। तो आप देख लीजिए, पैसे पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में नहीं है तो इन्होंने भी नहीं किया। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है भाई साहब? क्यों महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कुछ तो होगा कारण जिसलिए महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आप यहाँ नोट कीजिए, भारतीय संविधान में जितने ज़्यादातर प्रावधान 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो भारत का, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, गलत, 1947 में मिली। और इसके द्वारा इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था, नहीं। इसने पाकिस्तान की मांग भी ठुकरा दी थी। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी नहीं की कि उसने कह दिया था, क्या कहा था, कुछ तो कहा था, मैं बाद में बताऊँगा। भारत का ये कहा था कि हाँ रियासतें स्वतंत्र कह रहा हूँ, वो अपना बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। ठीक है, प्रांतों में जो द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतीय विधानमंडल होंगे, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन होगा। ठीक है, फेडरल न्यायालय की स्थापना की, यानी संघीय सरकार की स्थापना की। एक बार फिर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है। संघात्मक सरकार की स्थापना होगी, पहला। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होगी, तीसरा क्या होगा, दूसरा तो बता ही दिया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, स्वायत्त शासन की स्थापना होगी। और चौथे में क्या है भैया, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। द्विसदनीय जो है केंद्रीय विधानमंडल, और प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय विधानमंडल मतलब प्रांतीय शासन व्यवस्था। और छठवें में है प्रांतीय विधानमंडल, और सातवें है केंद्र प्रांत में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, फेडरल न्यायालय 8वें में है। अब निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? अब क्वेश्चन आया था मेंस में, आपको इतना लिखना था, क्या लिखना था, 1935 जो एक्ट है ना, उसके द्वारा बर्मा अलग हो गया था। अब बाकी भी देख लो भैया, 1919 में क्या होगा, 1909 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री सुधार आ गया था।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 में क्या होता है, द्वैध शासन की व्यवस्था आ गई थी। बाकी जो प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ा के और भी दे दिया गया था सिखों को। और 1935 में तो आपको जानते ही हैं, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया था, जिससे भारत को आज़ादी मिली। ठीक है। और संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, आप संविधान क्वेश्चन देखो, बाकी ये सब तो पढ़ ही लेंगे। तो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई साहब क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में भी तो आया ही है, यानी स्वराज पार्टी 1934 में। ये पढ़ लेना है। 19 मई 1934 में कहाँ, रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधित्व की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। किसने किया था भैया, स्वराज पार्टी। याद रख लेना, बहुत पूछता है। चलिए, आपका उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं है, एग्ज़ाम निकालना है बस। सो कोऑपरेट विद मी। एंड आपको बुरा लगे तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़िए। और चलिए, और स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। दूसरे शब्दों में पूछ लिया भाई साहब। तो दूसरे शब्दों में आप यहाँ देखिए, एम.एन. रॉय दी है ऑप्शन में, बी.आर. अम्बेडकर दिए है, एम.एन. रॉय, ये दोनों शब्द हमने इसमें तो नहीं है। स्वराज पार्टी है, देख लेते हैं, एम.एन. रॉय। आपका एनी बेसेंट जवाहरलाल नेहरू नहीं है स्वराज पार्टी, तो अब एम.एन. रॉय लगाना है, क्योंकि उन्होंने ही 1934 में भारत में संविधान निर्माण सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया, मतलब व्यक्तिगत विचार दिया एम.एन. रॉय ने 1934 में। 1934 में, ठीक है। और एक ये कह रहा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण, वो भारत का यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। किसने, क्रिप्स मिशन द्वारा, जो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। ठीक है, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके द्वारा। अब यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए नहीं, 10 लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन वर्ष 2019, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आया था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, ठीक, जिसके आधार पर संविधान निर्वाचित होनी थी। प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेटरी में आया था 2015 में। विलियम वुड नहीं, देखो, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, ये तो थे, लेकिन विलियम वुड कैसे पता चलेगा जब तीनों का नाम याद होगा, क्योंकि भैया रटना भी तो पड़ेगा। और पैंथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, तो बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे भैया, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, और भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आपका भारत संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। भारत संविधान जो सभा थी ना, उसका गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारत संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे भाई साहब, जवाहरलाल नेहरू। कार्यपालिका जो थी ना, कार्यपालिका, उसके उप कार्यपालिका उस सभापति कौन थे, हमारे पंडित जी, चाचा नेहरू।
चलिए 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। भैया घोषणा वाला जो है ना, हल्के में मत लेना, जो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था भाई साहब, कब आया था? 23 में नहीं, 22 में आया था। कब की गई थी? देखो, राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? उसमें ऑप्शन में था 24 अगस्त 1946। मैं तो करके आया था, तो मेरा सही हो गया था भाई साहब। जो बहुत सारे होते हैं जो बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, हम रट के जाते हैं। 2 सितंबर 1946 में कार्यभार संभालेगी, ठीक है। लेकिन 24 सितंबर 1946 को घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब योजना पूछ लेते ना, कब घोषणा की गई थी, ठीक है, इसी तरह ये भी। और वायसराय, इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। वायसराय जो था वो अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू साहब को उपाध्यक्ष और उपसभापति पद बनाया गया था। अब अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। उसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, वो नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत घोषणा हुई थी, फिर से आ गया। 2 सितंबर 1946 को भारत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। he was a very learned person, very learned person, ठीक है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस उन्हीं के सम्मान में हम मनाते हैं। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। देखो, वेबल जो है ना, वेबल जो योजना है, पूछ लेगा कि वेबल योजना कब आई, ये पूछता है और आया भी है। अभी हम देखेंगे। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी जो परिषद है हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, कथन 1। और वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। ये कथन 1 तो सही है, पर कारण गलत है, ठीक है। अब इतनी लंबी योजना है, तो आप इसमें देख लो भैया, इसमें इम्पोर्टेंट क्या, जून 1945 में वेबल योजना सार्वजनिक किया गया था। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, आपकी मर्जी। और देखो, निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ये देख लो भैया, IAS में 1993 में आता है, PCS पूछ भी सकता है, भरोसा नहीं है। और वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, जो आपका संविधान सभा के विषय में सत्य है। गलत कि सही? गलत ही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये वाला सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है, क्योंकि थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये सही है। तो अपना सही कौन है? A और D सही है। तो देखते हैं, जय माता दी बोलते हैं और लगाते हैं आंसर। A और D सही है। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत ढूंढना भैया, MPP से 2012 में आया था। अब देख लीजिए, जैसे इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है। बहुत सारी समितियाँ थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। और इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। यह संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो आपका ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और IAS में आया था 2002 में, तो सतर्क रहिएगा। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया? आपका ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। और जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया था? गलत।
और विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ये भी गलत, तो अपना सही कौन सा है? सी सही है। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य थे आपके कौन है? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गलत। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित, ये भी गलत। और आपका संघीय प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ये सही। और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे, ये गलत। जो हमने 2013 में आया है इसमें, और यहाँ देख लो भैया 2002 में दे दिया इसने, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? प्रांतीय विधानसभा द्वारा, जो अभी पढ़ा था पीसीएस 1993 में आया था। अब पीसीएस छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में आया था। क्या आया था? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? इसमें देख रहा है राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति। 11 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, पहली बैठक में क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे अध्यक्ष हुए थे। दूसरी बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप यहाँ देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। आपका भारतीय की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका राजेंद्र प्रसाद। फिर से देख लो, भारत की संविधान निर्मात्री सभा, जो संविधान जिस सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। 2020 MPPS बहुत पूछता है इस तरह घुमा के। फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान सभा की स्थापना की गई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। देखो, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, नहीं देखना, बार क्वेश्चन ही नहीं देखना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नहीं देखना है 9 दिसंबर 1946, लेकिन फिर भी बड़ा देख लें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट। और भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब ये देखो, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर है? मुझे तो लगता सही है। और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका जो है प्रियम्बल बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो दोनों सही मुझे लगता है आपका 1-2। और तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो तीनों सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? आपका 12। देखो, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। UPPS 2005 में आया था। तो कुल कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह 18 महीने, 2 वर्ष 11 माह 18 महीने टाइम लगा। ठीक है, आपका 11 अधिवेशन हुए इसमें कि 12 हुए। और आप यहाँ देखिए, 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1949 को पूछ लेगा कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को दूसरी
11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है आपका? 24 जनवरी 1950 को, बताया ना। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगे आपका? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2007 में आता है एमपी से 2007 में, सॉरी यूपी से 2007 में। क्या करते हो यार, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? RAS प्री 2013 में आया था क्या भैया? देख लो, घबराना नहीं है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? VT कृष्णाचार्य नहीं थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? पता नहीं। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका संघ और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुझे तो लगता है 2, तो आपका D का 2 अगर कर दिया, ये B, मुझे लग रहा है B। अब बाकी देखते हैं, B सही है। आप देख लो भैया, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति के KM मुंशी थे, ठीक है। राजस्थान की प्रतिनिधि VT कृष्णाचार्य, राजस्थान का ही है तो राजस्थान तो पूछेगा ही। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू। आप यहाँ देखिए, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन थे? सांविधानिक सलाहकार कौन थे आपका? BN राव। लोअर में आया, झारखंड में आया, उत्तराखंड में आया, और आपका PCS प्री 2014 में आया। बेनेगल नरसिंह राव संविधान नियुक्त किया। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसने? BN राव ने, ठीक है। प्रथम प्रारूप जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। BN राव मूल रूप से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी कि मूल प्रारूप में, ठीक है। 243 आपका 243 आर्टिकल और 13 अनुसूची, ठीक है, 13 अनुसूची थी। और संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ आपका? 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है। आपका UPPCS RI में आया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार किया गया था, ठीक है। आप यहाँ देख लो, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 26 जनवरी 1949 को ही माना जाता है, ठीक है। क्या पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख को 26 नवंबर 1949 को माना जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। यानी कि संविधान भारत के लोगों ने, किसने? भारत के लोगों ने अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया, ठीक है। और क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हुए, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था आपका कि कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया आपका? 26 नवंबर 1949 को। भैया MPBCS में लगातार पूछा है, UP UDA IDA में आया था। आप यहाँ देख लो, भारतीय संविधान कब लागू हुआ आपका? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। अब देखो, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों लिया गया था? BPPCS 2011 में आया था, क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसने? कांग्रेस ने। कहाँ पूछेगा? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में हुआ। कहाँ हुआ भैया? आपका पाकिस्तान में, लाहौर में, नाम से ही पता है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। आप यहाँ देखिए,
फिर से डेट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 1947 स्वतंत्र हो गया था अपना देश, और 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। और आपका भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान को अपनाया गया था आपका सांविधानिक सभा द्वारा आपका ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं, भारतीय संसद द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नहीं, लेकिन किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? आपका किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? आपका भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियम किया गया था। कब किया गया था आपका? पूछ रहा है डेट। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी, मेरे ख्याल से तो यहीं से हुआ था। सही है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी आपका? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम लेने से ही, स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। इन्होंने जो संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त की मानव जाति के लिए, एक याद रखने वाली बात है कि आपके अभाव में भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। अभाव में भी हो सकती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन परिश्रम, लेकिन डरना नहीं चाहिए परिश्रम करने से, हमेशा याद रखिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी आपका? 1891 से 1956। 1891 याद रखना, 1891 1956। बेसिक बातें तो याद ही रखना चाहिए, 1891 से 1956, क्योंकि MPBCS पूछता ही रहता है ऐसे सवाल, या कोई भी BCS पूछ सकता है या आम लोग पूछ सकते हैं। महू में हुआ था इनका जन्म आपका। B.R. अम्बेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल को 1891 में महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। दोनों सही हैं। देखो, जो तृतीय गोलमेज हुआ था ना, और विचार विमर्श तृतीय गोलमेज हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ये भी सही है। आप आगे बढ़ते हैं, चलिए। IAS 2009 में आया था। आप यहाँ देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल। और आप यहाँ देखिए, और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान, A और B दोनों से, A और R दोनों सही हैं, परंतु R का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप देख लीजिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही, परंतु जो कारण है ना, कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। और निम्नलिखित किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। आपका 1924 बेलगांव, याद रखिएगा। और
निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने RAS 2021 में आया था। भाई साहब याद रखिएगा, कोई भी पीसीएस छाप सकता है इसको। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनके वक्तव्य थे। इस तरह की कोटेशन होना बहुत सारा बहुत पीसीएस में आता है, हर पीसीएस में आता है। और किसने कहा था ये पूछता ही रहता है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसने कहा था भैया? ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेसी भारत। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आपका 15 है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 है। चलिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति का BR अम्बेडकर थे। JP कृपलानी। आप यहाँ देख लीजिए, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग बॉडी राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग। और प्रारूप समिति आपका भीमराव अम्बेडकर। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। चलिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय संघीय शक्तियों संबंधी शक्ति आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और कार्य संचालन के मुंशी संबंधी। आप यहाँ देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका पटेल साहब। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका BR अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, कैसे मिलाना है? मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप समिति तो आपका जैसे हो गया, कुछ डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू हो गया, और मूल अधिकार आपका पटेल साहब हो गए, और के मुंशी। स्वाभाविक है, तो इसमें आंसर नहीं दिया क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, और संघ शक्ति हो गया। MPBCS 2014 में कैसे संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आपका 6। कौन कौन से पूछ लेता है। और संविधान की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। के मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और BL मित्र थे, और DP खेतान थे। ठीक है, इनमें से DP खेतान एवं मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई। T कृष्णाचारी बाद में TT कृष्णाचारी समिति के शामिल किया गया। ठीक है, चलिए। इतनी धीमी आवाज़ क्यों है? हाउस द जोश हाई सर। पूछ रहा है, फिर से रिपीट हुआ 2014 में आया था। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य हैं आपका N गोपाल स्वामी, जो हमने देख लिया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी देख लिया। संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार के अध्यक्ष थे सरदार पटेल साहब। और संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य नहीं था। कौन नहीं था भैया? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। पांडुलेखन, और आप यहाँ देखिए, पांडुलेखन मोहम्मद सादुल्ला थे, यानी कि ये इसको प्रारूप समिति की बात कर रहा है कि हम अय्यर थे।
सॉरी ए के अय्यर थे और के मुंशी थे। और संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक मुद्दों सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका पटेल साहब। और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ब्राह्मी समिति का गठन कब किया गया था? आपका 29 अगस्त 1947। पीसीएस 2000 पीसीएस मेंस 2018 नहीं 2008। आपका 29 अगस्त 1947 में क्वेश्चन मतलब प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947। आप यहाँ देखो, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान का स्रोत, ये मान लो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है। संविधान का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ से? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार, ठीक है। और आपका जबकि उद्देशिका की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। और आपका समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का विचार हमने कहाँ से लिया है? आपका फ्रांस से लिया है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? संविधान। और क्योंकि मेंस में भी आया था, चलिए। और भारतीय न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई। किस? यूएसए के संविधान से। और आप देखिए यूएसए के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करते हैं, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये हमने देख लिया, यूएसए के संविधान से आया। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? 1993 में आया था। क्या पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय संविधान के निर्वाचन याद देखना शब्दों का। निर्वाचन मैं जानबूझ के बोलता हूँ। निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपका कनाडा से संघात्मक व्यवस्था आपका संबंधित है। और भारत संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? आपका कनाडा, ठीक है। आप देखो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा ही हो गया। और भारतीय संविधान में राज्यों की संघ। और भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? आपका भाइयों ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपका आयरलैंड के संविधान से। और आपका समवर्ती सूची कहाँ से है? आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती जो आपका समवर्ती है ना, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट क्या है? कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित है ये। और आपका भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यानी कि आयरलैंड। राज्य के डीपीएसपी आयरलैंड। और राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। किससे? आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से। क्या जो राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए, ठीक है। आपका आयरिश गणतंत्र। आप यहाँ देखो,
मूल अधिकार पहला, दूसरा शासन की संसदीय प्रणाली, दूसरा और तीसरा आपातपन, चौथा हो गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हमने देखा राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से आया, यानी कि डी का तो 3 हो गया। चलिए एक ही हो गया, एक ही हो गया। आपात उपबंध मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 देखते हैं, ए का 2 एक ही हो गया और एक ये, इसमें डी का 3 नहीं है तो यही है, मुझे लगता है सी। चलिए सी ही है। और बी का 1 हो गया। जैसे ये शासन संसदीय प्रणाली किसमें? यूके में है। शासन की संसदीय प्रणाली है कि वहाँ भी लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। आपातोपबंध कनाडा में आपका, नहीं जर्मनी में। आपातोपबंध आपका जर्मनी में आपातोपबंध आपका जर्मनी में, ठीक है। आपातोपबंध आपका जर्मनी में। अब देखो मैं निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ये कह रहा मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, क्या आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से लिया, अवशिष्ट शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखें, तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली हमने। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जैसे ना अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, ये कनाडा से हमने लिया। किससे लिया? कनाडा से, ठीक है। और केंद्र में निहित होना केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अधिग्रहण किए गए, ठीक है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ठीक है। किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब यहाँ देखो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया भैया? यूएसए के संविधान से, यानी कि चौथा हमारा ए का 4 सभी में दिए। राज्य की नीति डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? आयरिश संविधान से लिया। बी का 3 हो गया, बी का 3, एक ये दिए, एक ये दिए, तो कौन सा? अब देखो मंत्रिमंडलीय सरकार हमने ब्रिटिश से लिया। सी का 1 हो गया, हमारा, तो डी सही है। सी का 1 हो गया और डी का 2, यानी कि केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिए। चलिए आपका ही हो गया। आप यहाँ देखो फिर से आया यार, फिर से ये क्यों हो गया? हाँ, विधि का जो शासन है हमने कहाँ से लिया? हमने इंग्लैंड से लिया, यानी कि ए का दो आपका ये है। ए का 2 विधि का शासन, विधि का राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये तो सी हो गया। तो सी हमने कहाँ से? कनाडा से शायद हो गया। सी का 4 ये हो गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हमने तो देख ही लिया था कौन सा लक्षण परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक रूप से परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। उसका आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से कि यूनाइटेड, मुझे कनाडा लगता है। आप देखिए कनाडा ही है। और भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय जो संघवाद है ना, किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। चलिए, और भारतीय संविधान में आप यहाँ देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। किससे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ये तो हमने देख लिया था। चलिए, और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से, ये भी देख लिया था हमने। चलिए, आपका रिवाइज करा रहा हूँ मैं बार बार। तो मूल अधिकार हमने यूएस से लिया था। और शासन की संसदीय प्रणाली आपके कहाँ से? यूके से लिया था। आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिया था। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से लिया था। तो हमारा कौन सा सही हुआ था? मूल अधिकार हमने यूएसए से, यानी कि 2, सी सही है। 2
2 1 4 3 यानी 21 43 21 43, ठीक है 21 43, सी का 4 आपातोत्पन्न हमने जर्मनी से लिया था, ठीक है। अब RAS में क्या आया था, राजस्थान PCS में आया था क्वेश्चन, उससे पहले UP PCS 2021 में आया था, कौन सा क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अब मौलिक अधिकार हमने USA से लिया था, सही है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया था, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से ली थी हमने। आपातकालीन शक्तियाँ हमने जर्मनी से ली थी, आपातकालीन जो शक्तियाँ हमने जर्मनी से ली थी, और अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ली थी। क्या देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, ठीक है। साथ ही संघीय कनाडा के संविधान से, हाँ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ हुई थी, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया, और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली थी। किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार हमने USA से लिया था, राज्य की नीति आयरलैंड से, मंत्रिमंडलीय सरकार आपका ब्रिटिश से, और केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिए थे। चलिए आपका डी का आपका विश्वास हो तो 2 देख लीजिए, डी का 2 हो रहा है, मंत्रिमंडलीय सरकार 1 हो रहा है, यानी सी का 1 हो रहा है, तो यहाँ पे ये आया। और मौलिक अधिकार आपका 4, ए का 4 हो रहा है ये, तो डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका GIC में आया था, कौन सा आया था, विधि का शासन कहाँ से हुआ, विधि का शासन आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपका सी का तो 4 होगा, सी का 4, यानी कि डी, एक डी ए तो दो। विधि का शासन आपका है, विधि का शासन इंग्लैंड, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से है आपका, एक का 2 रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से है आपका। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपालों द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना आपका 4 कनाडा होगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची आपका ऑस्ट्रेलिया, चलिए। और आप देखिए आपका, और भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया, ठीक है। यहाँ आपका राज्य की नीति आयरलैंड, यानी कि ए का आपका कितना हो गया, ABCD, तो ए का आपका 3 हो गया, ए का 3 ये हो गया, और ए का 3 आपका यहाँ मिलता है, ए का 3 यहाँ मिलता है। चलिए ठीक है। और आपका देखो, और मूल अधिकार USA से लिया, तो USA आपका कहाँ 5, मूल अधिकार आपका ये हो गया, दोनों सेम हो गया। और देखते कैसे हैं, देखो सी है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ आपका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आपका सी का 1, सी का 2 दिए, कनाडा में नहीं है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया। और आपका भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये किससे लिया था हमने, कनाडा से 2। देखो 35-12 बाकी सबको लात मारो। तो हम देखते हैं, तो एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से, एक का 3 हो गया। और मूल अधिकार हमने USA से लिए थे, USA आ गया। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, ऑस्ट्रेलिया आ गया। और संघ में अधिक शक्ति निहित है किसने, 2 से ली थी हमने, 2, ठीक है। और आप यहाँ देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया था, रूस पूर्व सोवियत संविधान से लिया था, ठीक है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, ये आता क्वेश्चन में, किस समिति से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, और मौलिक अधिकारों का ध्यान अमेरिकन संविधान से के मॉडल से लिया गया, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। चलिए ठीक है। और PCS प्रीत में आया था, भारतीय संविधान में सन्निहित मतलब शामिल मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, आपका ग्रहण की गई है USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, नहीं पढ़ना। मौलिक अधिकारों के उदाहरण ये तो हो गया। निम्नलिखित लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, अमेरिका। अब भाग देख लीजिए भैया, भाग आता ही है, पूछ लेगा कौन से भाग 1 है, कौन से भाग में 2 है, कौन से भाग में 3 है, तो आपको मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए भाग 1 में देख लेते हैं। यहाँ पर भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ होगा भारत, एक संघ है भारत, क्या है भैया, संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है,
ये अपना प्यारा भारत हो गया। तो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और दूसरे में है नागरिकता, दूसरे में है नागरिकता, तीसरे में क्या है मौलिक अधिकार, तीसरे में है मौलिक अधिकार, चौथे में क्या है राज्य के DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और चार का में क्या है मौलिक कर्तव्य, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पाँच में क्या है संघ, पाँच में क्या है संघ। और छठवें में क्या है आपका राज्य, छठवें में क्या है राज्य। और सातवें में निरसित है, सातवें में निरसित है, सातवें में निरसित है। आठवें में क्या है, आठवें में क्या है संघ राज्य क्षेत्र, आठवें में क्या है संघ राज्य क्षेत्र, आठवें में क्या है संघ राज्य क्षेत्र। और नौवें में क्या आपका, नौवें में आपका पंचायत, नौवें में आपका पंचायत, नौवें में आपका पंचायत, नौवें में पंचायत होगा। नौका में हो गया नगर पालिकाएँ। जो डार्क है वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नौखा में आपका सहकारी समिति, ये भी पूछता है। और 10X में आपका अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, यानी कि 10 में है आपका 10वीं भाग में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हो गया। और 11 में हो गया संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ है सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्यों के बीच जो संबंध है ना आपका, वो 11 अनुसूची 11 में। 12 में क्या वित्त संपत्ति संविधानवाद। और 13 में क्या भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, जो UPSC या स्टेट PCS जो आते हैं ना, इसी भाग में के अंतर्गत लिखा गया है। और अधिकरण हो गया 14 का। और निर्वाचन हो गया 15, निर्वाचन हो गया 15। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 16 है। 17 हो गया राजभाषा, 18 हो गया आपात उपबंध, 19 हो गया प्रकीर्ण संविधान का संशोधन 20 में दिया गया है। और 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी। और ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित, 22 हो गया, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। नागरिकता 2 में दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका 3 में दिया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य आपका 4A में दिया है, ठीक है। राज्य आपका 4A मौलिक कर्तव्य जो है आपका, ये 4 नहीं है, 4 ऐसा होता है भैया, ठीक है। ये 6A लिखा है, तो ये वाला गलत हो गया। और राज्य आपका राज्य आपका 6वें में नहीं हो रहे विश्वास, तो ये देख लो राज्य लिखा है, ठीक है, हटाओ इसे। और देखो हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में, ठीक है। तीनों सोपान में कब, देखो 73वें संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 में। पूछता है कि पंचायत संशोधन अधिनियम 1992, मतलब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। ये डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम चलो ये ले लेते हैं। और आपका स्टार्ट इस भाग के अनुच्छेद 243 खा 243 खा एक से कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, ग्राम हो गया, मध्यवर्ती हो गया, जिला स्तर पर इस भाग में उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद में खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सके जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। मतलब अगर कोई राज्य गोवा मान लो या और भी सिक्किम मान लो, वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मध्यवर्ती जो ब्लॉक है ना, यानी कि ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत, ये सब क्षेत्र पंचायत नहीं बनाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत और जिला पंचायत 2 बनाएंगे, बस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और देखो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाई साहब भाग 11 है, भाग 11 है। कौन सा भाग और अध्याय, ये देखो तो UPPCS मेंस 2012 में आया था। ये तो UPPCS भाई साहब वाले तो छोड़ना ही नहीं है। 2024 याद है, लक्ष्य आपका और ज़रूर कामयाब होंगे। इस बार लिखित ले लो यार। 2045 अनुच्छेद 245 से 245 पूछ लेता है। 255 यानी कि जो आपका भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया, 245 से 255 245 से 255। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263, यानी कि 256 से 263 256
256 से 263, 263, 256 से 263 याद रख लेना है, रट डालना। प्रशासनिक संबंध पूछता है कि प्रशासनिक संबंध का किस अनुच्छेद में दिया गया है, उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। 256, 256 से 263, 256 से 263 हो गया आपका। 245 से आपका 245 से 255 हो गया आपका। 245 से 255 हो गया किसका, 245 से 255 हो गया विधायी संबंध। 245 से 255 10 अनुच्छेद ज़्यादा है, 245 से 255 और 256 से 263 56 10 कितना होता है नहीं, और यहाँ पर 7 6 ठीक है। 56 से 63 256 याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस बहुत टाइम ले लिया इसने। पीसीएस 2019 में आता है। छत्तीसगढ़ में क्या उपाधियों का अंत और ग्राम पंचायतों का गठन और 6 से 14 वर्ष के बालकों का, आप पहले पूरा पढ़ लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं सुमेलित है। देखो उपाधियों का अंत किस में दिया गया है, आपका मूल अधिकार है क्या उपाधियों का अंत, हाँ है 14 से 18 में दिया गया उपाधियों का अनुच्छेद 18 में। तो मूल अधिकार तो है ही उपाधियों का अंत, तो मूल अधिकार 1 का 3 हो गया। चलिए ठीक है 1 का 3 हो गया आपका। ग्राम पंचायतों का गठन आपका किस में दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 40 में, ये भी सही हो गया। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये कहाँ दिया गया आपका, मौलिक कर्तव्य में। ठीक है मौलिक कर्तव्य है आपका। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ दिया है आपका, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में दिया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। तो देखो निम्न में कौन सा एक योग में सुमेलित है, सही सुमेलित है आपका सी। देखो पहले देखो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो नागरिकता है गलत। तीसरा भाग है जो वो है आपका भाग तीसरा है मौलिक अधिकार, और संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है, भाग दूसरा है। और संविधान का ठीक है संविधान का चौथा भाग 4 का है जो आपका 4 का है वो मौलिक कर्तव्य से है, सही है। और 5वां भाग आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये गलत है, 4 ही है और 4 है। ठीक है 5वां आपका है संघ से संबंधित, जैसे ये लिखा है 5वां आपका संघ से संबंधित है। ठीक है 6वां राज्य से संबंधित है। अब देखिए आगे देखते हैं। हाँ तो नागरिकता हो गया भाग 2 में, और इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं, नागरिकता हो गया भाग 2 में। संघ राज्य क्षेत्र आपका 8 में दिए, संघ राज्य क्षेत्र आपका 8 में दिए क्या, नहीं संघ राज्य क्षेत्र 8 में दिए है, और यहाँ दिए 7, यहाँ दिए भाग 7। तो संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 7 में नहीं भाग 8 में है। किसमें, भाग 8 में है। नगर पालिका है आपका 9A में दिए है, भाग 9A में। निर्वाचन आपका भाग 15 में दिया है, किसमें, भाग 15 में दिए है। ठीक है अब देखिए आपका, और संविधान का भाग आपका 9 है जो वो किससे संबंधित है, पंचायत से। और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि ए का आपका, अगर मैं ए बी सी डी करूँ तो ए का आपका कितना हो गया, 3, ए का 3 हो गया। और भारतीय संविधान का भाग आपका जो 8 है ना, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि बी का आपका 1, और भारतीय संविधान का भाग जो आपका 4A है वो किससे, मूल कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि 4। और आपका, और जो आपका 2 3 1 4, और तो यहाँ पर बचता है 2, स्वाभाविक सी बात है 31 42, यानी कि भारतीय संविधान का जो 9A है वो किससे संबंधित है, नगर पालिका से। तो आपका 31 42 देखते हैं, 31 42 पहला ही आंसर है। चलिए ठीक है, और देखिए निम्नलिखित से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, आपका नहीं है पूछ रहा है। देखो पंचायत आपका 9 में दी है, नगर पालिका 9 में दी है, सहकारी समिति 9 में दी है, अधिकरण आपका 10 में दी है। ये कह रहा है अधिकरण 10 में दी है, तो अधिकरण 10 में नहीं दिए। 10 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र वाला है, अनुसूचित क्षेत्र वाला, जैसे क्या लिखे है देखो, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। चलिए अब देखिए यूपी पीसीएस 2020 में आता है, संविधान पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है, भाग 9 में। इतना सरल क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, यही गलत कर देंगे तो बहुत पिटे जाएंगे, समझे, क्योंकि घर वाले बहुत पीटेंगे।
पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है भाग 9 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। ऑलवेज कीप इन योर माइंड पर्पज़, व्हाट इज़ योर पर्पज़। और ऑप्शन देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपका कहाँ दिया, भाग 3 में दिया है। भाग 3 में यानी कि ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 ए में दी है, भाग 4 ए में दी है, यानी कि बी का 1 हो गया, बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। संघ आपका किसमें है, संघ आपका भाग 5 में दी है मेरे ख्याल से। तो सी का क्या हो गया, 4, सी का 4 हो गया, सी का 4 नहीं, सी का 4 ये है, सी का 4। और आपात उपबंध आपका और 18, आपात उपबंध आपका 18 में दिया है। तो 3 यानी ये हो गया 21-43, ठीक है, 21-43। चलिए आपको ऐसे ही तो मेंस में लिखना है। अगर आ गया मेंस में क्वेश्चन 13 में आया तो यहाँ पर लिख देना मौलिक अधिकार आपका 3 में है, कर्तव्य 4 ए में है, संघ आपका 5 में है और आपात उपबंध आपका 18 में। और पूछते हो आंसर राइटिंग कैसे करें। चलिए ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप सब तो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और हम भी हैं, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ भाई साहब। और देखिए मूल कर्तव्य आपका भाग 4 का में दिए, राज्य आपका भाग 6 में दिए, ये दिए। और भारत का महान्यायवादी जो है ही नहीं है, भाग में है ही नहीं है, तो भाग 8 में कह रहा है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आपका किस में दिए, भाग 14 में है आपका, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो 14 में है आपका, देख लीजिए यहाँ पर। और आपका भारत का महान्यायवादी भारत का महान्यायवादी यानी कि जो संघ के अंतर्गत आता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अपनी जानकारी, क्योंकि मुझे भी पता चल गया, जो महान्यायवादी उस संघ में आता है, यानी कि अनुच्छेद जो 76 है ना, उसके अंतर्गत महान्यायवादी आएगा, भारत का महान्यायवादी। मूल कर्तव्य हो गया आपका 4 का में, राज्य हो गया 6 में, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हो गया आपका 14 में। और देखो भाग आपका ये जो 13 है ना, भारतीय भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चयन कीजिए। देखो संविधान का भाग जो आपका 15 है ना, किससे संविधान का भाग आपका 15 है, मेरे ख्याल से आपात उपबंध नहीं है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और कि हाँ। और आपका ये हो गया 16, आपका क्या हो गया 15 में आप सॉरी माफ़ करना, 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, पर 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, 15 आपका निर्वाचन से संबंधित। चलिए अब लिख ही देते हैं, 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन 15 आपका निर्वाचन से संबंधित हो गया। और आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 16 किससे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यही है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो गया आपका, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो गया। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल काफ़ी सही है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे इसमें दिए। और संविधान का भाग 15 जो निर्वाचन है, कुछ संविधान का भाग आपका 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और संविधान का भाग जो आपका 17 है राजभाषा, और संविधान का भाग जो 18 है आपात उपबंध। संविधान का भाग 15 है आपका निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से। और संविधान का भाग 16 है आपका किससे संबंधित, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो गया, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो गया। संविधान का भाग 17 आपका राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से। और संविधान का भाग आपका जो 18 है आपका आपात उपबंध से संबंधित। संविधान में अनुच्छेद आपको याद करना है। चलिए अनुच्छेद एक दृष्टि में ये सब तो ठीक है, आप क्वेश्चन ही देख लेते हैं कैसे आप पूछता है वो अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि याद करने वाले रहेंगे तो 395 अनुच्छेद बहुत होते हैं। तो भारतीय संविधान में है कितने, 395 अनुच्छेद, पहला ही क्वेश्चन आ गया बीपीएससी में पूछा, बीपीएससी में। और भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे भाई साहब, 395 ही थे, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में यह कुछ और बोल रहा है क्या, 400 से, क्योंकि सब क्लॉज भी जोड़ के, सब दुनियादारी छोड़ के 400 से अधिक हो जाते हैं, माफ़ी चाहूँगा। इसमें देखिए बीपीएससी में 400, क्योंकि 395 दिए नहीं तो 400 ही हो गया, ठीक है।
है तो 395 से अधिक, लेकिन मोटा मोटी तौर से 395 ही मानते हैं। संविधान सभा में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में, ठीक है, आरंभ में कितने अनुच्छेद थे आपका? 395। और वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं आपका? 395 और 12 अनुसूचियाँ, लेकिन इसमें दिया नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा अनुच्छेद हो गए और अनुसूचियाँ भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? यानी 395, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और भैया बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो बीपीएससी वाले तो ज़रूरी ध्यान दें। तो भारतीय संविधान में शामिल है कितने? भारतीय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। और अब देखिए आपका नए राज्यों का गठन और नागरिकता आपका भारतीय संविधान का भाग जो 2 है उसमें नागरिकता दिया। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में दिया है, भारतीय संविधान का भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कहाँ दिया है आपका? भारतीय संविधान का भाग 2 हो गया। और 323 ए, क्योंकि यूपी पीसीएस 2022-21 में आया था। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण कहाँ पर दिया गया? 323 ए, ठीक है, 323 ए। तो हमारा बचता क्या है आपका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, इसके अंतर्गत क्या है? नए राज्यों का गठन किया गया है। ये भी पूछता है कि नए राज्यों का गठन करना है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका हो गया अनुच्छेद 3। अब देखिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए आप 117 में, तो ये कह रहा है, चलिए मैं वैसे ही कर ले रहा हूँ, वर्टिकल कर ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ तो पूरा नहीं आ पाता। तो ये कह रहा भारतीय राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? झारखंड बीसीएस में पूछा आपका 117 में, ठीक है। आपका देखिए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त विधेयक 117 में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय और 121 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी कि कोई अगर न्यायालय कुछ भी करता है तो उसके विषय में संसद में चर्चा नहीं हो सकती, ठीक है। और अनुच्छेद 123 में क्या हो? संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 में। तो आपको अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण 223 है ना? हाँ, प्रशासनिक अधिकरण। अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने आप को एक झापड़ मारूंगा। कहाँ गया? 323 मार ही दिया। 323 ए ये याद रखना है, 323 ए। और आपको याद रखना है 323 ए और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 123 में दिया गया है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपका? 339 ए में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आपका डी। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता आपको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा तो चलिए ये वाला ले लेते हैं। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता आपका हो गया 39 में। और ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। समान नागरिक संहिता सही है। 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में दिया गया है, शायद 50 में, देखते हैं 50 में उल्लेखित है, ठीक है। ये जो देख रहा हूँ 50 में उल्लेखित है। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। 48 आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, ठीक है। और आप यहाँ देखिए, और अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245 मेरे ख्याल से विधायी शक्तियों का वितरण है आपका डी का आपका 4, तो एक ही हो गया डी का 4। चलो डी का 4 हाँ सही है वैसे, तो 1 2 3 यानी कि 124 में क्या संघीय न्यायपालिका, 124 में संघ, 5 में क्या नागरिकता है, 352 में क्या आकस्मिक प्रावधान दिया है, 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक है। आप यहाँ देखो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार 1 का 3 हो गया।
A का 3। अनुच्छेद 36 में क्या हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया। अनुच्छेद 74 में क्या होगा, मंत्रिपरिषद हो गया। अनुच्छेद 368 में क्या होगा, संशोधन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए ये तो पता ही है। और यहाँ देख लेते हैं आप, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, आपका अनुच्छेद 2 में है। और समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसे है, 111 में दिया गया है। और आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22 में दिया गया। तो आप देखिए एक आपका कितना हो गया, एक विधानता शामिल, A का 2 बी ही सही है। चलिए अब अनुच्छेद 54, 75, 155, 164, 155 में क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ये पूछा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 75 में क्या, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 54 में क्या, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 164 में क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। सभी सही हैं, यानी कि 1 2 3 4 यही है, ए वाला ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। PCS प्री 2020 में आया था। जैसे 61 में क्या है, 67 खा में क्या है, 94 में क्या है, 90 में क्या है, स्पीकर 61। संविधान संशोधन 360 में, संविधान संशोधन 360 में, संविधान संशोधन 360 में, वित्त आयोग 280 में, और वित्तीय आपात आपका 360। देखो 1 मिनट ऐसे, जो आपका देखो संविधान संशोधन किस में दिया गया, 368 में, A का 4 हो गया। संविधान संशोधन, वित्तीय आयोग 280 में, 280, वित्तीय आपात 360 में, अखिल भारतीय सेवा 312 में। चलिए आगे, अखिल भारतीय सेवाएं आपका 312 में। और यहाँ देखिए आपका, देखो भारतीय नियंत्रण प्रणाली का परीक्षक आपका किस में, 148 में दिया है, 148 में। वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक अधिकरण आपका 323 में। संघ लोक सेवा आयोग आपका 315 में। संघ लोक सेवा आयोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, पूछा है, 2020 में आया था, कौन सा नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में दिया है, वित्त आयोग 280 में दिया है। पापा कुछ चाहिएगा तो बताइएगा। प्रशासनिक अधिकरण 323, प्रशासनिक अधिकरण, यहाँ प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है, प्रशासनिक अधिकरण है। 323 का में 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। आप यहाँ देखो, और नहीं, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, सभी सही हैं। तो देखो आप यहाँ देखो, सुमेलित है, सही सुमेल है, कौन सा आपका अनुच्छेद 17 में क्या है, न्याय के समक्ष समानता। अनुच्छेद 78 में क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 152 में क्या है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। 352 में क्या है, आपात स्थिति की घोषणा। 352 में क्या है, और 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है, सुमेल है। बाकी 17 में आपका आप जानते ही हैं न्याय के समक्ष समता, तो 14 में दिया। अस्पृश्यता का अंतर 17 में। और 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। और 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। 192 में राज्य विधानमंडल की निर्भरताओं से संबंधित है, ठीक है, राज्य विधानमंडलों की निर्भरताओं से संबंधित है आपका। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, डार्क चाहिए हमको। और निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है आपका, देखो तो इसमें दे, ये तो आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 215 क्या है, किसी न्यायाधिकरण का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 222 में है, सभी न्यायालयों के अधिकरण की शक्ति। और आपका 226 में है, कुछ रेट निकालने की न्यायालय की शक्ति। और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा 227। तो मुझे लगता है ए, यानी कि ए है 4 1
4 1 3 2। तो आप यहाँ देख लो, देखो